हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड एस्पायरेंट में। और हम यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन में लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। जो टॉपिक है वो वास्तविक संख्या है और इस पे दो वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं और वो दो वीडियो में आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो आइए देखते हैं जो अगला जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। √2 हो गया, √3, √5, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थोड़ा क्या है ना, थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखना होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एकदम इजी वे में करेंगे इसको। तो पहले चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। और जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला जाए ना तो हम लोग मानेंगे इसको, मानेंगे जस्ट इसका अपोजिट यानी परिमेय मानेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का होता है तथा p तथा q सअभाज्य संख्या है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का होता है तथा p तथा q सअभाज्य संख्या है जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। तो √2 को मान लेंगे हम लोग, √2 बराबर p/q। ये परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं ना हम लोग, तो p/q हो गया ये। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 गुना √2 अगर करेंगे तो क्या होता है 2। ये आप लोग जानते हैं, ये हो जाएगा p² अब बट्टा में q²। या का चिन्ह देने के लिए नहीं भूलेंगे। तब इसको उस पर ले, ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहां अगर कुछ नहीं है तो क्या है, इसके बट्टा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2q² बराबर p²। अब चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ दें या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, p² बराबर 2q²। अब लिखेंगे चूंकि दो क्या कर रहा है यहाँ पे, दो p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 2 p² को विभाजित करता है, इसलिए दो p को भी विभाजित करेगा। अब आगे क्या लिखेंगे इसमें, अब फिर से मान लेंगे दो p² को तो विभाजित कर रहा है, 2p को भी विभाजित करेगा, लेकिन q को भी विभाजित करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम √2 बराबर p/q माने हैं। तो फिर से लिखेंगे माना p बराबर 2m, ये मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, फिर से लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे p पे वर्ग हो जाएगा p², 2m², ये हो जाएगा p² बराबर 4m²। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे ना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब बोलेंगे सर पहले इसको समीकरण फर्स्ट क्यों नहीं माने, अभी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है।
इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2q बराबर p का वैल्यू कितना है, p स्क्वायर का जो वैल्यू है क्या है, 2q स्क्वायर है ना, तो उस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं बराबर 4m स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, इसको ना कटा दीजिए, ये हो जाएगा 2, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब फिर वही बात जहां यहां पे जो लिखे हैं उसी बात को दोहरा दीजिए, चूंकि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। अब लिखेंगे चूंकि यहां क्या लगे p तथा q, क्या है p तथा q, क्या है p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है, या फिर p तथा q पूर्णांक है, या फिर आप ये नहीं लिखें p तथा q के क्या है, एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, p तथा q के एक से अधिक गुणनखंड है, जो इस बात का विरोधाभास करता है, जो इस बात का विरोधाभास करता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो आप लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहां पे लिख देंगे बाद लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए एक बार और आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 पूछ सकता है, √3 पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है। अगर यदि पूछेगा तो यही तीनों में से पूछेगा, नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पूछेगा। ठीक है, जब अपरिमेय रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसका उल्टा, जस्ट उल्टा मान लेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप का होता है, तथा p तथा q क्या है, स्वाभाविक संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0। ये सारी बात आप लोग जानते हैं। √2 बराबर p बाई q, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद दिया आएगा तो लिख देंगे चूंकि p स्क्वायर, चूंकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। फिर से मान लेंगे, माना p बराबर 2m, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, p स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, 2m पर स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, p स्क्वायर की जगह पे q स्क्वायर का वैल्यू हम रख देंगे, ये यहाँ पे जो आया है इसका मान वो रख देंगे समीकरण 1 से, चूंकि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। चूंकि p तथा q का एक से अधिक गुणनखंड है, जो इस बात का विरोधाभास करता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास करता है इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। प्रूव्ड लिख देंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये इसी मतलब एक हो गया आपका √2 वाला पूछेगा, √2 या √3 या √5 ऐसे रहेगा, मतलब मैक्सिमम चांसेस है उसी क्वेश्चन का पूछने का। और अगर वो नहीं पूछता तो फिर ये क्वेश्चन पूछेगा, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और जैसे उस क्वेश्चन में हम लोग माने थे पहले कि इसका अपोजिट मान लेंगे। अगर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला गया है तो पहले हम लोग परिमेय मानेंगे। तो लिख लेंगे, माना कि 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो क्या है, जो
बटा क्यू के रूप का है या रूप का होता है। आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते वो समझ में आना चाहिए। तथा P तथा Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसको 3 प्लस रूट 5 बराबर P बट्टा Q जो माने उस रूप में लिख लेना है ना। अब यहां से लिखेंगे रूट 5 बराबर P बट्टा Q। 3 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये बात आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। रूट 5 लिख लेंगे इधर। तो यहां अगर कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं ना, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो Q और 1 का जो एलसीएम होगा कितना होगा ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, Q और 1 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? देखिए, जब 2 और 3 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, दोनों सहभाज्य संख्या है ना, तो क्या करते हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहता, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाता है? 6 है ना। तो उसी तरह क्या करेंगे, Q और 1 को गुना कर देंगे। जब Q और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा? हमारा एलसीएम Q हो जाएगा। अरे Q से जब Q में हम भाग देंगे, जब इससे इसमें भाग दे देंगे, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, Q कट जाएगा, वहां पर कितना हो जाएगा? 1 से करके हम P में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? P माइनस Q में अगर हम 1 से भाग देंगे, Q में अगर यदि हम 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 1 कट जाएगा, Q होगा ना हमारा भागफल। तो Q गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3Q। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 3Q बट्टा Q, P माइनस 3Q बट्टा Q भी पूर्णांक होगा। ठीक है, यहां तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर से लिखेंगे, इसलिए P माइनस 3Q बट्टा Q एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रूट 5 क्या है? हम लोग जानते हैं ना, रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसका कि पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलता है, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। समीकरण 1 से रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन P माइनस 3Q बट्टा Q क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे लिखेंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं, कटेगा आपका। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक साथ में रह सकता है। हम पहला जो क्लास करवाए थे, हम आप लोगों को बताए थे कि परिमेय जोड़ अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय घटा अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय भाग अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इस बात का विरोधाभास करता है, या तो वो लिख दें, या फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या
नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः क्या है जी, 3 + √5, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। चलिए देखिए, और जो आपका इस टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या पूछ सकता है, √2 आपको बता दिए, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये पूछा जा सकता है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरे टाइप में जो पूछेगा 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, ऐसा रहेगा। या फिर 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो यही रहेगा। आप बनाएंगे जो सेम इसी पैटर्न पे बना देंगे। यहाँ पे सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है, यहाँ पे 6 मतलब 3 के जगह पे 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 6 के जगह पे 4 हो सकता है। यहाँ पे √2 के जगह पे √3, √5, √7, √11 कुछ भी दे सकता है, सिर्फ डिजिट चेंज होगा। लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा पूछने का वो यही रहेगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां क्या है, q एक पूर्णांक है। तो उसको बनाएंगे कैसे, सॉल्यूशन लिख लेंगे, लिखेंगे माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो क्या है, जो b से बड़ा है, जो b से बड़ा है। लिखेंगे चूंकि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसका सूत्र क्या होता है, आप लोग जानते हैं, a = bq + r, जहां 0 r के बराबर या r से छोटा होता है और r b से हमेशा छोटा होता है ना। तो यहां पे हम मान सकते हैं क्या, 6q + 1 जो है, यानी किसी भी संख्या, मान लीजिए एक संख्या है, इसमें अगर हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 से अगर हम भाग देंगे, ये b मान लेते कितना है, 6 है, b 6। अगर हम 6 से भाग देंगे किसी भी संख्या में, 6 से भाग देंगे किसी संख्या में, तो शेषफल कितना बचेगा, r बराबर जो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि रिमाइंडर जो बचेगा वो हमेशा 6 से छोटा बचेगा। 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5, इससे बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेंगे इसको, या तो आप समीकरण बना के लिख लें या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसको चलिए हम लोग लिखते हैं चरण वाइज करके, लिखेंगे इसको चरण 1, a बराबर क्या, 6q + 0। अगर a कोई संख्या है उसमें हम 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, भागफल हमारा q होगा और शेषफल 0 होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 6q। चरण 2 अगर हम देखें, a बराबर 6q + 1। अगर हम किसी संख्या 6 से भाग देंगे, भागफल q होगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। चरण 3 ये है, 6 से किसी संख्या में भाग देंगे, भागफल q, शेषफल 2।
चरण 4 एक कोई संख्या है 6 से भाग देंगे, भागफल q, शेषफल 3। चरण 5 एक कोई संख्या है उसमें 6 से भाग देंगे, भागफल q, शेषफल 4। चरण 6 में एक कोई संख्या है जिसमें 6 से भाग देंगे, भागफल q होगा और शेषफल 5। अगर 6 से किसी संख्या में हम भाग देंगे तो वहां पे शेषफल यही बचेगा, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए देखते हैं ये विषम कौन होगा और सम कौन होगा। अगर यदि 6q + 1 या फिर q का वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, 1 रखेंगे, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4, 5, 6, कुछ भी रखेंगे इसका वैल्यू, q की जगह पर यदि 1 रखते हैं तो 6 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 रखेंगे 6 दूना 12, सम संख्या है, 3 रखेंगे 6 तिया 18, सम संख्या होगा, 4 रखेंगे 6 चौक 24, सम संख्या होगा, 5 रखेंगे 6 पंचे 30, सम संख्या होगा, 6 रखेंगे तो 6 छके 36, सम संख्या हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया हमारा सम संख्या, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अरे 6q + 1 है, अगर q के स्थान पे आप 1 रखेंगे तो कितना होगा, q के जगह पे 1 रखेंगे तो 6 गुना 6 और 1 7, विषम संख्या होगा नहीं, हो गया ना ये। अगर यहाँ पे q के जगह पे 2 रखते हैं तो 6 गुना 12, 1 13, ये भी विषम हो गया। 3 रखेंगे 6 तिया 18, 1 19, विषम होगा। तो 6q के बाद अगर यहाँ पे विषम है तो वो विषम होगा, और इसके यहाँ पे अगर सम है तो वो सम संख्या होगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, इसको समीकरण 5 और इसको समीकरण 6, ठीक है। अब हम लोग जो थ्योरी लिख देंगे, अतः समीकरण किससे किससे होता है विषम जी, समीकरण 2, उसके बाद समीकरण 4 और समीकरण 6। समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि 6q + 1 या 6q + 3 या दिखेगा नहीं है, ऊपर लिख देते हैं, स्पष्ट होता है कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए एक बार इसको समराइज कर देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इससे पहले मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो b से क्या है, बड़ा है। यूक्लिड अंक परिमेय से इसको बनाएंगे, इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, a = bq + r होता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको लिख देंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। उसके बाद मतलब थोड़ा सा थ्योरी है इसमें लिख देंगे। समीकरण 2, 4 और 6 से स्पष्ट होता है कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। अगर भी आप इतना नहीं लिखें तो सिर्फ आप ये वाला भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ ऐसे करके लिख दीजिएगा, a = 6q + 0, a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5। यानी कि ये कोई बड़ी संख्या है जिसमें 6 से अगर हम भाग देंगे तो भागफल q होगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल ऑलवेज 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना ही होगा, इससे ज्यादा शेषफल होगा नहीं, ठीक है। तो भी यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो किसी को भी कोई सा भी समीकरण आप उठा लीजिए,
अगर दी क्यू के जगह पे हम 1 रखेंगे या 2 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कुछ भी रखेंगे तो ये तो सम ही संख्या होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम संख्या ही होगा। इसके बाद वाला प्लस में अगर दी जिसमें सम रहेगा वो सम हो जाएगा, जिसके बाद वाले में क्या होगा, प्लस में विषम रहेगा तो वो विषम संख्या हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। इतना आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n का मान 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। 4n का मान यहाँ पे अंक होगा, अंक। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग पहले। ठीक है, 4n का मान 0 पर समाप्त कब होगा, इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे 4 का, अगर 4n का हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा 2 × 2 होगा ना। इसका पावर n का मतलब क्या हो गया, n का पावर 1 भी हो सकता है, n का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। 2 को क्या करेंगे, 2 बार, अगर एक बार गुना करेंगे कितना होगा 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 × 2 4, फिर करेंगे, n का मतलब ये होता है ना, पावर का मतलब ये होता है ना। अगर तो इसको हम करते जाएंगे तो ये 0 पे समाप्त कभी नहीं होगा जब तक इसमें कि 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इतना जानेंगे कि किसी भी संख्या को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका अंक अगर 0 पे लाना है तो उसके जो मल्टीपल होगा ना, उसका अभाज्य गुणनखंड में ये 2 और 5 शामिल होना चाहिए। ठीक है, ये 2 और 5 शामिल होना चाहिए, तभी उसका अंक मान जो है 0 पे समाप्त होगा। तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, उसको लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का अंक मान 0 यानी 0 लिख देंगे, 0 पर तभी समाप्त हो सकता है, सकती है, कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 क्या हो जी, अवश्य ही शामिल होना चाहिए, अवश्य ही शामिल होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, 2 के अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन 4n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, 2 शामिल है, परंतु 5 नहीं। तब लिख देंगे अतः 4n का अंक मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इतना सा थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, ये लिख देंगे। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इससे आपको भी फायदा होगा और आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।